गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं गोपाल सोनवणे। जैसे कि मैंने वादा करा था, हम मैथ्स के सारे सिलेबस को कवर करेंगे और मैं आ गया हूँ मेरे वादे के मुताबिक। पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंतर्गत हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण हम देखते हैं। इसमें तीन प्रकार की संख्याएं होती है: वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या। यहां पर हम देख पाते हैं कि वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती है जिसे आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। संख्या रेखा पर आप जीरो के दाईं ओर धनात्मक संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे अनंत तक, और वैसे ही बाईं ओर ऋणात्मक संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे अनंत तक। इसे आप वास्तविक संख्याएं कहेंगे। इन सब समूह को आप वास्तविक संख्या कहेंगे। काल्पनिक संख्या वे संख्या होती है जिसका वास्तविक रूप से कोई रूप नहीं होता है। यह सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक होती है, इसलिए इन्हें काल्पनिक संख्याएं कहा जाता है। सिर्फ इस एग्जिस्ट करती ही नहीं, मतलब सिर्फ इसको इमेजिन कर लिया जाता है कि ये ऐसा अगर हुआ तो उसे हम आयोटा कहेंगे, ये कहा गया है। उसके बाद में एक होता है सम्मिश्र संख्या, तीसरा पार्ट। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं के समूह को, यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर हमने 5 लिया और इमेजिनरी नंबर 4i ले लिया, इसको कहेंगे आप सम्मिश्र संख्या। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इन दो प्रकार की संख्याओं का कोई खास काम नहीं होता है, इसलिए हम इसको यहीं पर रोक लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही समझने के लिए सही है। आगे आप ये सिर्फ और सिर्फ जो स्पेशल मैथमेटिक्स की क्लासेस अगर आप 11th 12th और ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री करते हो तो ये काम आते हैं, अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काम नहीं आते हैं। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूरा यही आता है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम देखते हैं कि दो पार्ट होते हैं, एक परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम अब देखते, पहले परिमेय संख्या को देखते हैं हम। परिमेय संख्या जिसे आप ऋण इंफिनिटी यानी कि ये भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकने वाली सारी संख्याओं के समूह को आप क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, अर्थात P/Q के रूप में आप इसे नहीं लिख पाएंगे। और परिमेय संख्या को आप P/Q के रूप में लिख पाते हो, P/Q के रूप में लिख पाते हो, जिसे आप P/Q के रूप में लिख पाते हो। और यहां पर Q कभी भी शून्य नहीं होता है एवं P, Q हमेशा पूर्णांक की स्थिति में होते हैं। ऐसी संख्या को आप परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए 0.345 कंटिन्यू, 0.666 कंटिन्यू, पाई, ये सब आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब हम अपरिमेय संख्या को आगे उसके पार्ट बाद में देखेंगे। अब हम देखते हैं यहां पर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के भी तीन प्रकार होते हैं। एक होता है पूर्णांक, दूसरा होता है शांत दशमलव और तीसरा होता है अनवसानी आवृत्ति अर्थात अशांत दशमलव का एक पार्ट। ये तीनों पार्ट परिमेय संख्या में आते हैं जिसे आप P/Q के रूप में
लिख सकते हो। उसके बाद में पूर्णांक की बात करते हैं हम। पूर्णांक 0 से ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 से इंफिनिटी तक, कोमा इधर 1, 2, 3 से लेके धनात्मक इंफिनिटी तक, ये सब आपका पूर्णांक कहलाता है। शांत दशमलव के अंदर ऐसी संख्याएं आती है जो दशमलव के बाद दशमलव वाला अंक शांत हो जाता है, यानी कि और आगे ये आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं तक रहेगा। और दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, ये एक उदाहरण हुआ, ये यहीं तक रहेगा, ये शांत दशमलव। फिर बात करते हैं हम अनवसानी आवृत्ति। ये वो संख्या होती है जिसमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है, इसे अशांत दशमलव यानी कि अनवसानी आवृत्ति कहते हैं। दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होगी जो अनंत तक चलेगी। अब उसके बाद में हम बात करते हैं शांत दशमलव और अनवसानी आवृत्ति के दो पार्ट तो नहीं है आगे अब कुछ और, लेकिन पूर्णांक के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक और एक होता है शून्य। ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। यहां पर ये ऋणात्मक वाली संख्याएं आपकी आ जाती है इंफिनिटी तक, ठीक है, और यहां आ जाता है आपका शून्य और यहां आता है धनात्मक वाली संख्याएं प्लस इंफिनिटी तक। ऋणात्मक के और सब पार्ट नहीं है, इसको यहीं रोक देंगे। और उसके बाद में हम आगे करते हैं शून्य और धनात्मक के आगे और प्रकार हैं जो हम इसके बाद समझेंगे। इसके बाद समझेंगे, इसको रोक देते हैं। अब इधर देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में 2 प्रकार होते हैं। अनवसानी अनावृत्ति यानी कि ऐसी दशमलव संख्या जो दशमलव के बाद उनके अंकों का क्रम कंटिन्यू बढ़ते जाता है और वो बदलते रहता है, अंक बदलते रहते हैं, उसे आप अनवसानी अनावृत्ति अशांत दशमलव कहेंगे। उदाहरण के लिए 0.1, 3, 4, 5 कंटिन्यू चलते जाएगा। और एक ले लेते हैं हम 0.5, 3, 4, 7 कंटिन्यू। ये सब आपकी अनवसानी अनावृत्ति अर्थात अशांत दशमलव है, इसे आप अपरिमेय कहेंगे। और पाई 3.14 के बाद में कंटिन्यू बढ़ते ही जाता है, इसे भी अपरिमेय के रूप में काउंट किया जाता है। आप इसमें कहेंगे कि सर 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन उसे पाई के एग्जैक्ट मान के लिए अनुमानित मान लिया जाता है। अदरवाइज पाई का मान जो है 3.14 और कंटिन्यू ये 50 दशमलव तक प्राप्त कर लिया गया है, लेकिन ये अनंत तक बढ़ते ही रहेगा और इनके नंबर रेंडमली चेंज होते रहेंगे। अपरिमेय संख्या के इतने ही 2 पार्ट है। हम इसके बाद में समझेंगे शून्य और धनात्मक पूर्णांक। अभी इतना आप नोट कर लीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर शून्य और धनात्मक पूर्णांक के अंदर एक होता है पूर्ण संख्या, जिसके अंदर आता है 0, 1, 2, 3 से अनंत तक। ये आपके पूर्ण संख्या होगी। उसके बाद में दूसरा पार्ट आता है उसी में प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में अगर हम पूर्ण संख्या में से अगर 0 कम कर ले तो ये सारे समूह को हम प्राकृत संख्या कहेंगे।
पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में सिर्फ और सिर्फ शून्य का अंतर है। अब प्राकृत संख्या में भी हम देखते हैं कि इसके दो पार्ट है। पहला है अभाज्य संख्या, दूसरा है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के अंदर हम देखते हैं, अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसके अधिकतम दो गुणनखंड हो। उदाहरण के लिए 2, 3, 5 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। 2 को 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं। 3 को 1 से भाग दे सकते हैं, 3 से दे सकते हैं। 5 को 1 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद में दूसरा पार्ट देखते हैं हम, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिनके निम्नतम 3 गुणनखंड या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। उदाहरण के लिए हम संख्याओं को देखते हैं। संख्या है 4, 8, 10। यहां पर 4 को 1 से भाग दे सकते हैं, 4 को 2 से भाग दे सकते हैं, 4 को 4 से भाग दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार 8 को 1 से भाग दे सकते हैं, 8 को 2 से, 8 को 4 से और 8 को 8 से भी भाग दे सकते हैं। ठीक वैसे ही देखते हैं हम 10 को 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं, 5 से भाग दे सकते हैं और 10 से भी भाग दिया जा सकता है। देखो यहां पर भाज्य संख्या के गुणनखंड 3 या 3 से अधिक प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब ये संख्याओं का वर्गीकरण कंप्लीट हुआ और इसके बाद हम देखते हैं 2-3 चीजें एक्स्ट्रा बची हुई है, उसे देख लेते हैं। और वो है सहअभाज्य। सहअभाज्य, यहां अभाज्य से कोई लेना देना नहीं है। सहअभाज्य यानी कि दोनों एक साथ में भाज्य नहीं होती है, यानी कि उनका HCF एक ही होता है अधिकतम। और वो उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं 2 और 5 दोनों को हम भाज्य, इसका दोनों में कॉमन HCF क्या आएगा, महत्तम समापवर्तक वो आएगा 1। 3 और 7, 4 और 6, इनका महत्तम समापवर्तक कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। वो कोई भी संख्या हो सकती है। ये देखो इनका महत्तम समापवर्तक 1 आएगा। मैं यहां 14 भी ले सकता हूं। इनका महत्तम समापवर्तक 1 आना चाहिए और 1 है, तो ये क्या हो गई आपकी सहअभाज्य संख्या। ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक। इसके अलावा 2 और बचे हुए। दूसरा है सम संख्या। सम संख्या हम उसे कहेंगे जिसके इकाई अंक पर क्या आना चाहिए, इकाई अंक पर आना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, सम संख्या। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं 7, 4, 2, यहां इकाई अंक पर क्या है 2, अर्थात 742 एक सम संख्या है। उदाहरण के लिए और देख लेते हैं, यहां पर 490 भी एक सम संख्या है क्योंकि इकाई अंक क्या है उसका 0। तीसरा है विषम संख्या। इनमें इकाई अंक पर इन 5 अंकों में से एक संख्या आना चाहिए। सिमिलर सम संख्या में जैसा है वैसे ही इसमें। एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं 741 एक विषम संख्या है क्योंकि इन 5 अंकों में से एक इकाई अंक पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हम इसे भी आप यानी कि 7,49,745 यहां इकाई अंक पर क्या है 5, इसे भी आप विषम संख्या कह सकते हैं। इस प्रकार से आज का एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसे आप संख्या का वर्गीकरण कहते हैं। संख्या का वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। हंसते रहो, खेलते रहो।